हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रॉक के माध्यम से सम्राट अशोक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हमने ग्रॉक से पहला सवाल पूछा कि सम्राट अशोक के बारे में शॉर्ट जानकारी दें, केवल शिलालेख के आधार पर ही, ना कि साहित्यिक। अशोक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे जिनका शासनकाल लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। उनके शिलालेख, जिन्हें अशोक स्तंभ और शिलालेख कहा जाता है, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए गए इन शिलालेखों के अनुसार, जो कि पहला इन्होंने कलिंग युद्ध के बारे में बताया है कि अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, लेकिन युद्ध की भयावहता ने उन्हें प्रभावित किया। उनके शिलालेख, विशेष रूप से कलिंग शिलालेख, बताते हैं कि इसके बाद उन्होंने हिंसा त्याग दी। दूसरा, धम्म नीति। यहां पर धर्म नीति नहीं, धम्म नीति। अशोक ने धम्म को बढ़ावा दिया, जिसमें अहिंसा, सहिष्णुता और प्रजा के कल्याण पर जोड़ दिया। शिलालेखों में भी खुद को देवानंग पिये कहते हैं। इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। वह वाला देवता नहीं, देवता भिक्षु को भी बोलते हैं। और प्रियदर्शी अर्थात सुंदर दृष्टि वाला कहते हैं। तीसरा, प्रशासन के बारे में। शिलालेखों में अस्पताल, सड़कें और वृक्षारोपण जैसे जन कल्याण कार्यों का उल्लेख है। उन्होंने अधिकारियों को प्रजा की सेवा करने का निर्देश दिया। चौथा, प्रचार। अशोक ने अपने संदेश ब्राह्मी अर्थात धम्मलिपि, खरोष्ठी और अन्य लिपि में लिखवाए, जो विभिन्न भाषाओं में जनता तक पहुंचे। ये शिलालेख जैसे मास्की, गिरिनाथ और सारनाथ के उनके व्यक्तित्व और शासन के ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। साहित्यिक ग्रंथों से परे ये शब्दों में उनकी नीतियों और परिवर्तन की कहानी हमें बताते हैं। फिर हमने आगे सवाल पूछा, क्या अशोक के समय जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी? तो इन्होंने इसका जवाब दिया कि अशोक के शिलालेखों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनके समय में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी या नहीं, क्योंकि उनके शिलालेख इस विषय पर सीधी जानकारी नहीं देते हैं। अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से उनकी धम्म नीति और नैतिकता, अहिंसा, प्रशासनिक निर्देशों पर केंद्रित है, ना कि सामाजिक संरचना के विवरण पर। हालांकि कुछ अप्रत्यक्ष संकेत मिलते हैं, जिनमें से पहला संकेत ये बता रहे हैं कि सामाजिक समानता का संदेश। अशोक के शिलालेखों में सभी के प्रति समान सहिष्णुता की बात है। उदाहरण के लिए उनके 12वें शिलालेख में विभिन्न संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और समान व्यवहार का उल्लेख है। इससे लगता है कि वे सामाजिक भेदभाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू धर्म का जिक्र नहीं है, क्योंकि उस समय पर और भी आजीवक संप्रदाय और जैन लोग भी थे। दूसरा, कोई स्पष्ट वर्ण उल्लेख नहीं है। शिलालेखों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जैसे वर्णों का जिक्र नहीं मिलता है, मतलब स्पष्ट जिक्र नहीं मिलता है। वे सामान्य विशिष्ट लोगों जैसे सन्यासियों या अधिकारियों को उल्लेख करते हैं, जो कार्य आधारित विभाजन की ओर इशारा करता है, ना कि जन्म आधारित। तीसरा, ऐतिहासिक संदर्भ। अशोक के समय, जो कि 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व, वैदिक परंपराएं और प्राचीन वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारत में मौजूद थी, जैसा कि अन्य समकालीन साक्ष्य बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है। लेकिन अशोक के शिलालेख इसकी पुष्टि या खंडन
नहीं करते हैं। मतलब इसके कोई पुरातात्विक आधार नहीं है। जब ये ग्रंथ कागज पर लिखे गए तब ये बातें आती है। तो हमारा निष्कर्ष क्या करता है कि शिलालेखों के आधार पर जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता, पर यह पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। अशोक का जोर धर्म और नैतिक जीवन पर था, न कि सामाजिक ढांचे को परिभाषित करने पर। लेकिन हमारा यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर वहां पर वर्ण व्यवस्था थी तो 100% जो सम्राट अशोक के शिलालेख हैं कहीं ना कहीं उसका जिक्र जरूर होता। इसके लिए साहित्यिक स्रोत जैसे बौद्ध ग्रंथ या पुरातात्विक संदर्भों की सहायता लेना पड़ सकती है, जो आपके प्रश्न के दायरे से बाहर है, जो कि मैंने बताया कि पुरातात्विक आधार पर केवल। फिर मैंने एक और सवाल पूछा, जैसा कि कुछ लोग हैं उनको विशेष जाति से जोड़ते हैं, इसके कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है? तो सम्राट अशोक को जाति से जोड़ने का मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोत विशेष रूप से बौद्ध ग्रंथों दिव्यदान, अशोकावदान, महावंश से आता है, न कि शिलालेखों या पुरातात्विक साक्ष्यों से। आपके प्रश्न के अनुसार केवल हम शिलालेखों और पुरातात्विक आधार पर विचार करेंगे। तो जैसा कि वही हमने देखा था, थोड़ा और विस्तार से देखेंगे कि जाति का कोई उल्लेख नहीं है। अशोक के शिलालेख जैसे प्रमुख शिलालेख स्तंभ में उनकी जाति या वंशावली के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। वे खुद को मगध का राजा या देवानंद प्रियदर्शी कहते हैं, लेकिन यह शाही उपाधि है, न कि जाति के संकेत। दूसरा, मौर्य वंश का संबंध। शिलालेखों में अशोक को मौर्य वंश से जोड़ा जाता है, क्योंकि उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार के शासनकाल का ऐतिहासिक संदर्भ मिलता है। मास की शिलालेख में अशोक का नाम का उल्लेख है, जो उनकी पहचान की पुष्टि करता है, लेकिन जाति का कोई जिक्र नहीं है। तीसरा, पुरातात्विक साक्ष्य। अशोक के समय के स्मारकों अर्थात स्तूप, विहार, स्तंभ और शिलालेखों में बौद्ध प्रभाव स्पष्ट है, खासकर कलिंग युद्ध के बाद। लेकिन ये साक्ष्य उनकी व्यक्तिगत जाति या सामाजिक उत्पत्ति के बारे में नहीं बताते। उदाहरण के लिए सारनाथ का अशोक स्तंभ या लुम्बिनी शिलालेख बौद्ध धर्म के प्रचार से जुड़े हैं, ना कि जाति के। तो सवाल वही है कि अशोक को जाति से क्यों जोड़ा जाता है। यह सवाल साहित्यिक परंपरा से उत्पन्न होता है, जो बौद्ध ग्रंथों में अशोक के निम्न या मिश्रित जाति से जोड़ा जाता है, कभी कभी क्षत्रिय, कभी कभी अन्य। लेकिन शिलालेखों में ऐसा कोई आधार नहीं मिलता है। पुरातात्विक रूप से मौर्य साम्राज्य की शक्ति और संगठन जाति से अधिक राजनीतिक और सैन्य क्षमता पर आधारित थी। तो इसका निष्कर्ष से ही निकला कि शिलालेखों और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर अशोक को किसी विशिष्ट जाति से जोड़ने का कोई प्रमाण नहीं है। उनका संबंध मौर्य वंश और उनके शासन से स्थापित होता है, ना कि जातिगत पहचान से। जाति का प्रश्न केवल साहित्यिक कथाओं से आता है, जो आपके द्वारा निर्धारित सीमा केवल शिलालेख साहित्यिक नहीं से बाहर है। इसलिए पुरातात्विक दृष्टि से यह जोड़ अनुपस्थित है। तो हमने सम्राट अशोक के बारे में शिलालेखों के आधार पर उनके बारे में जानने का प्रयास किया। आपका इस बारे में क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।